नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। मिशन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का भरपूर स्वागत है। मैं आपका श्रीकांत सर और आप देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी का थियरी और एमसीक्यू का कंबो क्लास। साथियों, ये क्लास भारतवर्ष में आयोजित होने वाली सभी एक परीक्षाओं के लिए परफेक्ट क्लास है और उसी को मॉड्यूल करके टारगेट करके इस क्लास को मॉड्यूल किया गया है। बहुत अच्छी बात है। सेशन को एक बार लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि बिना शेड्यूल के हम आपके साथ आए हैं। कल से एकदम समय से रहेंगे इस चैनल पर भी सबके लिए होगा। जी हाँ, टी3 वाले के बैच में न्यू क्लास होगा या नहीं, निश्चित रूप से होगा। TRE3 वालों के लिए एक बूस्टर बैच भी लॉन्च हुआ है 15 अप्रैल से। वो बूस्टर बैच का आगाज हो रहा है, उसमें भी अपना नामांकन करा सकते हैं। आज के सेशन में हमने शामिल किया है भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के इस कक्षा में राष्ट्रपति के पद स्थिति, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव की रीतियां, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इन सब तथ्यों को एक एक कर आराम से धीमे धीमे पढ़ेंगे। इन सब तथ्यों पर आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोगों के साथ है सर, भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसकी चर्चा कहां है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 जिसमें राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति। याद करके रखिएगा कि सर, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में नाम मात्र की कार्यपालिका होगी। नाम मात्र की कार्यपालिका होगी, बस मतलब केवल नाम होगा। वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का राष्ट्रपति जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 में की गई है कि राष्ट्रपति के पद होगा, राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रमुख होंगे, उनमें नाम मात्र की कार्यपालिका निहित होगी। वहीं राष्ट्रपति का निर्वाचन जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बातें की गई है कि सर, इसमें राष्ट्रपति, आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं बाद में दे दूंगा मेरे भाई। ये शुक्ला जी फ्री में मिलेगा यूट्यूब बैच, बूस्टर बैच में। ये सब मैनेजमेंट से आप लोग बात कर लीजिए कि बूस्टर बैच में पुराने वाले लोगों का क्या स्थिति रहेगी। ये सब मैनेजमेंट में बात कर लीजिए, एक बार कॉल कर लीजिए, वहां बात करिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। क्लास को रिदम दीजिए, गति दीजिए, क्लास को कंटिन्यू करिए। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आर्टिकल 54 सर, अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल की बातें की गई है। इसी में निर्वाचक मंडल की बात की गई है। निर्वाचक मंडल की बात किया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो अनुच्छेद 54 है, इसमें निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा। सुनो, राष्ट्रपति इलेक्शन में जो निर्वाचक मंडल बनता है, मतदाताओं का समूह होता है, उस निर्वाचक मंडल में इलेक्टेड एमपी, निर्वाचित सांसद और इलेक्टेड एमएलए यानी निर्वाचित विधायक इसमें हिस्सा लेते हैं। भाषा में लिख लेना कि दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद कौन कौन भाग लेते हैं, तो दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। वहीं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो राज्य है
उन राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं सर, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जेएनके के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन मंडल में, निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन मंडल में भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेता है, एक डायग्राम यहां भी बना लेना है कि कौन भाग नहीं लेता है। इसमें कौन भाग नहीं लेता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा है कि कौन भाग नहीं लेता है मेरे भाई। दो तीन चीज को मेंशन कर लेना कि सर संसद के जो मनोनीत सदस्य होंगे, संसद के मनोनीत सदस्य होंगे, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, साथ ही विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद का जो सदस्य होगा उस विधान परिषद का सदस्य भी इसमें भाग नहीं लेता है। इतना इलेक्टोरल जो है निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल के बाद निर्वाचन की रीतियों पर बात करनी है कि निर्वाचन की रीति क्या है। देखो, भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है विश्व के सबसे जटिल चुनावों में से एक चुनाव माना जाता है। विश्व के सबसे जटिल चुनावों का में से एक चुनाव माना जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन। उसकी रीति क्या है? तो पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, पहला अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप नहीं है सर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व को इसमें शामिल करते हैं, निधित्व को शामिल करते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। और इस निर्वाचन के रीतियों में शामिल किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। समझा देते हैं कि बोलते किसको हैं ये, एकल संक्रमणीय मत पद्धति को। एकल संक्रमणीय मत पद्धति ये चुनाव की रीतियां होती है। वहीं सभी राज्यों के बीच चुनाव या वोट के महत्वों का एक रूपता समरूपता रखी जाती है। तीन चीज आपके सामने बोर्ड पर है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या इसी को हस्तांतरणीय मत पद्धति कहते हैं, ट्रांसफरेबल सिस्टम कहा जाता है कि कोई भी एक निर्वाचक मंडल का सदस्य जब अपना वोट देने जाएगा तो किसी एक कैंडिडेट को वोट नहीं देता है, बल्कि वो प्रेफरेंस के आधार पर सभी उम्मीदवारों का वोट देते रहता है, सभी उम्मीदवारों को वोट देते रहता है। ठीक है, तीन चीजें निकल के आई। इसमें राज्य के विधानसभा के एक सदस्य का मत कितना होता है? राज्य विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? एक वोट कितना होता है? कैसे कैलकुलेट करते हो आप लोग कि राज्य के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? देखो, अब जितना भी उस राज्य की जनसंख्या होगा कि सर राज्य की जनसंख्या बटा निर्वाचित विधानसभा सदस्य या एमएलए की संख्या, इसी से मत निकालते हैं। वैल्यू को छोटा करने के लिए 1000 से भाग दे देते हैं।
एक प्रश्न यहां और जागृत होता है कि राज्य की जो जनसंख्या है वो कब की जनसंख्या का गणना करते हैं। साथियों, ये राज्य की जनगणना जो है 1971 की जनसंख्या के आधार पर वोट वैल्यू को तय किया गया है। 1971 1971 की जनगणना के आधार पर वोट वैल्यू को सुनिश्चित किया गया है। कब की जनगणना? तो 1971 की जनगणना के आधार पर वोटिंग राइट को डिसाइड किया गया है कि किस राज्य के वोट वैल्यू क्या रहेगा। 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? एक सांसद का मत मूल्य क्या होता है? किसी भी एक सांसद सदस्य का वोटिंग वैल्यू क्या होगा? एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है मेरे भाई? चलिए बोर्ड पर रहना है कि सर एक सांसद का मत मूल्य, तो राज्य के जितने भी विधानसभा सदस्य हैं, तो राज्य के जितने भी एमएलए हैं, एमएलए का कुल मत मूल्य टोटल उनके मूल्य में निर्वाचित सांसद सदस्यों से भाग दे देते हैं। निर्वाचित सांसद सदस्य से भाग दे देते हैं और जो वैल्यू निकल के आता है यही एक सांसद का मत मूल्य होता है। क्लियर हो चुका होगा सब लोगों को? बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, सबको प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है। कोशिश मेरा रहता है कि हम एकदम ऑन टाइम आ जाए, लेकिन 2-3 दिन से इस चैनल पर थोड़ा सा कुछ समय की व्यस्तताओं के कारण समय से नहीं आ रहे थे। प्रयास है कि कल से एकदम समय से रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबको लिखते जाओ कि सर राज्य विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना होता है? राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित एमएलए की संख्या से भाग दो, 1000 से भाग दे देना, वोट वैल्यू कॉमन हो जाता है। एक सांसद का मत मूल्य कितना होता है? तो राज्य के एमएलए का कुल मत मूल्य में सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से भाग देते हैं, मत मूल्य निकल के आ जाता है। अब ये देखें, राष्ट्रपति जो है फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम के पद्धति से इलेक्ट होने वाला चुनाव नहीं है, निर्वाचित होने वाला चुनाव नहीं है, बल्कि यह ट्रांसफरेबल सिस्टम है। तो इसमें एक कोटा होता है और जिसको वो कोटा प्राप्त होगा वह व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा। कोटा होता कितना है सर? ये कोटा 50% + 1 होता है, यानी 50% से एक ज्यादा जिसे भी वोट मिलेगा वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा, वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा। थोड़ा सा आपको एक उदाहरण से समझा देते हैं कि मान लो कि पूरे देश का जो राष्ट्रपति इलेक्शन है उसमें टोटल वोट वैल्यू यदि 10,000 है, यदि 10,000 है, 3 लोग राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए अपना उम्मीदवारी तय किए कि सर हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। इसमें विजेता को, जीतने वाला को, विजेता को कितना वोट प्राप्त होना चाहिए? 10,000 बटा 2 + 1 यानी 5,001 वोट जिसे मिलेगा, 5,001 वोट जिसे मिलेगा वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा, वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा मेरे भाई। बहुत अच्छी चीज है। थोड़ा सा और इसको गहराई तक चलेंगे। 3 लोग इसमें उम्मीदवारी पेश किए कि सर ए, बी और सी, 3 लोगों ने अपना उम्मीदवारी पेश किया कि हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं, और इन 3 लोगों ने जो अपना वोटिंग राइट तय किया उसमें जैसे पहले चक्र की मतगणना हुई तो ए को
यदि 4000 वोट मिले, नहीं समझ में आए फिर दोबारा कहिएगा, मैं दोबारा भी आपको समझा दूंगा, ठीक है, लेकिन धैर्य के साथ इसको समझ जाना है। यूट्यूब की इतिहास में शायद कोई राष्ट्रपति इलेक्शन को ऐसे कंप्लीट इन जटिलताओं को समाप्त नहीं कर पाता होगा, और मेरा उद्देश्य ही यही रहता है कि मेरे अभ्यर्थियों को जो चीजें समझ में नहीं आती हो उसको समझाना। फैक्ट्स तो आप बहुत रट लेते हो, इन चीजों पर एक बार जरूर कंसंट्रेट होकर के सीखना है। जैसे ए को 3000 वोट मिला, सर बी को इसी इलेक्शन में फर्स्ट प्रीफरेंस का 3000 वोट मिला, और सी को 3000 वोट मिला, सी को 3000 वोट मिला, या 4 लोगों को रख देते हैं, सी को 2000 वोट मिला, और एक और नाम रख देते हैं डी को, कि सर डी को 1000 वोट मिला। अब बताओ, टोटल वोट तो हमने कैलकुलेट कर लिया 10,000, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को आप विजित कर सकते हो। कोई भी एक व्यक्ति चुनाव जीता, आप कहेंगे नहीं जीता सर। क्यों नहीं जीता? क्योंकि किसी ने भी अपना कोटा प्राप्त नहीं किया। जो कोटा कितना का था? 5001 का था। 5001 जिसको मिलेगा वही इलेक्ट होगा, वही निर्वाचित होगा, वही चुनाव जीत करके आएगा ना। क्या करेंगे? दूसरे चक्र की मतगणना शुरू होगी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में आज तक सिर्फ बीबी गिरी जब राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीवा रेड्डी की हार हुई थी, उसी समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, अन्यथा पहले चक्र में ही क्लियर हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। सुनिए, अब ए जी से 4000 मत मिला, बी जी से 3000, सी 2000, डी 1000। तो जिसको सबसे कम मत प्राप्त होता है, उसी के वोट का दूसरा प्रीफरेंस हम लोग काउंट करते हैं कि उसका दूसरा प्रीफरेंस किसको किसको और कितना कितना प्राप्त हुआ है। अभी तो ए के घर में सहनाई बज रही होगी कि जीत यही रहा है, लेकिन देखो कैसे ये अब परिवर्तित होता है कि सर इसके 1000 वोट को ए, बी और सी तीनों में बांट देते हैं। यदि सेकेंड प्रीफरेंस में ए को सिर्फ 100 वोट मिला है, बी को 800 वोट मिला है और सी को 100 वोट मिला है, ये दूसरा प्रीफरेंस काउंट कर रहे हैं। दूसरा चक्र का मतगणना हम लोग शुरू किए हैं। सर दूसरे चक्र की मतगणना में अंतिम काउंट हुआ तो ए के पास 4100 वोट था, बी के पास 3800 वोट था और सी के पास 2100 वोट था। अभी भी कोई चुनाव नहीं जीत पाया। अब कैसे आप करोगे? तो तीसरे चक्र की मतगणना होगी, यानी तीसरा नंबर का प्रीफरेंस को काउंट किया जाएगा। तीसरे चक्र की मतगणना यहां से होती है। सी के जो 2100 वोट हैं, इन वोटों को ए और बी में तीसरे प्रीफरेंस के आधार पर बांट लिया जाता है कि किसको कितना वोट उसमें प्राप्त हुआ है। क्या देखो, बड़ी जल्द आपको थोड़ा तेज समझा देते हैं कि सर यदि इसमें 2100 में सिर्फ 600 लोगों का तीसरा प्रीफरेंस ए रहा, यानी 41 6 47, जबकि 1500 लोगों का प्रीफरेंस बी था, तो 38 15 53, 5300 लोगों ने वोट दे दिया या प्रीफरेंस इसका प्राप्त हो गया बी को। हारते हारते चुनाव जीत गया और ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गया। ये राष्ट्रपति इलेक्शन की विविधताएं होती है, डाइवर्सिटी होती है, इन डाइवर्सिटी को आपको एक बार समझ लेना होता है। ठीक है, इसको कॉपी में बना लेना ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है? राष्ट्रपति के लिए योग्यता क्या है मेरे भाई? अर्हताएं, योग्यता। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यताओं की चर्चा कहां किया गया है? सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है
कि सर राष्ट्रपति के लिए अहर्ताएं कहां हैं? अनुच्छेद 58 में। क्या योग्यता है? नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, अब एक चीज यहां लोच, थोड़ा छोटा सा लोच होता है कि जन्म से होना चाहिए या फिर अर्जित रूप से नागरिकता प्राप्त किया हो, किसे यह मान्यता प्राप्त है? साथियों याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो नागरिक होने की शर्तें हैं ना, योग्यता है, ये किसी भी प्रकार से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति इसके लिए योग्य माना जाता है, वो अहर्त है, उसके योग्यताएं फुलफिल है, पूरी है। ठीक है। दूसरा कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष। लाभ के पद पर नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जिसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है वह राष्ट्रपति बन सकता है। अब लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मतलब क्या? यह निश्चित रूप से बन सकता है, बन सकता है, यही बात हमने सुदर्शन जी समझा दिया है। सुनो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता क्या है? कि भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम अंकित होना चाहिए। यदि मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। चौथा कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आपके मन में एक संशय बार बार आ रहा होगा कि सर ये लाभ का पद किसको कहते हैं? जिस दिन संसद पढ़ाएंगे ना उस दिन आपको समझा देंगे कि केवल वेतन लेना ही लाभ का पद नहीं है। बहुत विवाद हुए, पिछले बार आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की सदस्यता चली गई क्योंकि वो अपने निजी सचिव का पद अपने पास रखे हुए थे। कोर्ट ने माना कि लाभ का पद है। उत्तर प्रदेश में जया बच्चन की सदस्यता चली गई थी, सपा सरकार में सांसद थी राज्यसभा की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति विभाग की वो चेयरमैन थी, अध्यक्ष थी। तो लाभ के पद पर थोड़ा विवाद है, इस विवाद को भी मैं क्लियर कर दूंगा, आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि ये क्लियर भी कर देंगे हम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे सर। नेक्स्ट, इसमें कितने प्रस्तावक होने चाहिए और कितने अनुमोदक होने चाहिए? प्रस्तावक कितना होना चाहिए और अनुमोदक कितना होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति इलेक्शन में 50 गो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, या इसी को बोलते हैं समर्थक। और ये कौन होता है कि जो मतदाता होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के, जो निर्वाचक मंडल में होते हैं, वही निर्वाचक मंडल के सदस्य अनुमोदक या प्रस्तावक बन सकते हैं। कोई भी आम आदमी इसका अनुमोदक प्रस्तावक नहीं हो सकता है। जमानत राशि कितनी रखी जाती है? राष्ट्रपति चुनाव में जमानत राशि कितना रखा जाता है? साथियों, ये जमानत राशि 15,000 रुपया की रखी जाती है। 15,000 रुपया की जमानत राशि पर राष्ट्रपति इलेक्शन होता है। कितने की जमानत राशि? 15,000 रुपये की जमानत राशि रखी जाती है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, फटाफट पूछ लीजिए 1 मिनट में। चलिए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। ये जमानत राशि 15,000 रुपये की रखी जाती है। सुनिए, शर्तें क्या है मेरे भाई, इसमें कंडीशंस क्या है, थोड़ा सा बात करेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए शर्तें क्या निर्धारित की गई है।
आपसे पूछ सकता है कंडीशन के बारे में। 59 में शर्तों की बात की गई है कि राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। एक वर्ड में नोट्स में बना करके रखना कि राष्ट्रपति सदस्य नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा किसके, संसद का या राज्य विधानमंडल का। ये संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसे व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में बहुत अच्छी बात है। देखिए जो टॉपिक चल रहा हो मेरे भाई, इससे एक प्रश्न आप पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अब उन चीजों पर क्लास को आप डाइवर्ट करके ले जाओगे कि डलहौजी ने ट्रेन चलाया तो बस किसने चलवाया था, तो क्लासें डाइवर्ट हो जाएगी। आपको एक संतुष्ट करने में बहुत लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। ये बातें तो होती रहती है, हंसी मजाक का क्लास मेरा नहीं होता है, खास करके इस चैनल पर। कोशिश यही करिए कि चीजों को बहुत रिदम में चलने दीजिए। चलो सुनो, सदस्य नहीं होगा किसका सर, तो संसद का और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति सदस्य चुन लिया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि जिस दिन उसने राष्ट्रपति का पद धारण किया उसी दिन से इन सभी पदों को त्याग कर दिया है, उन सभी पदों को त्याग कर दिया गया है साथियों। वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा, उसे निशुल्क आवास और वेतन भत्ते मिलेंगे जो संसद द्वारा निश्चित किया जाएगा। शर्त क्या है कि सर राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के साथ ही निशुल्क आवास प्लस सांसद भत्ता प्राप्त होगा, भत्ता प्राप्त होगा जिसने संसद ने तय किया हो। अब एक बात बताओ, राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, तो सर वेतन 5 लाख रुपए का होता है। ये वेतन 5 लाख रुपए का होता है, करमुक्त वेतन होता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए का होता है जो करमुक्त होता है, उस पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, करमुक्त वेतन होता है, ठीक है, करमुक्त वेतन प्राप्त होता है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति जो ओथ लेता है, शपथ लेता है, शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60 में की गई है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में किया गया है। इसमें शपथ दिलाता कौन है, तो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही राष्ट्रपति के शपथ दिलाते हैं, जिसमें पद एवं कर्तव्यों के निर्वहन का विषय भी लिखना। 3री अनुसूची में वर्णित विषय का राष्ट्रपति शपथ लेता है। 3री अनुसूची में वर्णित विषयों से राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लिया जाता है। राष्ट्रपति शपथ लेता है 3री अनुसूची में वर्णित विषयों के साथ। क्या विषय है सर, उसमें विषय है कि पद एवं कर्तव्यों के निर्वहन का, कि हम अपने पद पर रहते हुए अपने पद एवं कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। एकदम बोर्ड पे रहना है कि अपने पद एवं कर्तव्यों के निर्वहन का शपथ लेते हैं। संविधान के संरक्षण की शपथ लेते हैं सर। किसका शपथ लेते हैं, कि संविधान का संरक्षण करेंगे। ये विषय जरूर याद रखिएगा कि किन विषयों का शपथ लेते हैं। संविधान के संरक्षण का शपथ लेते हैं, वहीं ये शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव किए लोगों की सेवा एवं उनके कल्याण में निरंतर बने रहने का। क्या कहिएगा कि सर बिना भेदभाव किए लोगों की सेवा करेंगे
और उनके कल्याण में निरंतर बने रहेंगे, बिना द्वेष के साथ, ऐसे लिखो, बिना भेदभाव किए, बिना भेदभाव के लोगों की सेवा एवं कल्याण का शपथ लेते हैं, कल्याण का शपथ लेते हैं। यह विषय होता है राष्ट्रपति के शपथ का, राष्ट्रपति के शपथ का ये जो है विषय होता है साथियों। राष्ट्रपति की पद अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति की पद अवधि अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 56 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56, जिसमें राष्ट्रपति की पद अवधि की चर्चा की गई है। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक, अगले 5 वर्ष तक, पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक होता है। जी हां, राष्ट्रपति का पद रिक्त कैसे हो सकता है? इसके रिक्ति के क्या प्रयोजन है? तो एक तो कार्यकाल के समाप्ति पर जो नैसर्गिक रिक्ति है कि कार्यकाल समाप्त होगा, 5 साल हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का पद जो है नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। दूसरा, त्यागपत्र द्वारा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का पद मुक्त हो सकता है, रिक्त हो सकता है त्यागपत्र द्वारा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को। वहीं मृत्यु या असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर, मृत्यु या लाइलाज या असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर, यदि वो असाध्य बीमारी से पीड़ित है होने पर, तो उसका पद खाली हो सकता है। और राष्ट्रपति का पद कैसे मुक्त हो सकता है? तो सर हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति हटाया जा सकते हैं। हटाया जाना किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है, इसे महाभियोग कहा गया है। महाभियोग कहा गया है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। आगे इसी पर बात करेंगे। किस आधार पर? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है मेरे भाई? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। किस आधार पर? संविधान उल्लंघन के आधार पर। जरूर याद रखिएगा, वीवीआई करके याद रखना है कि सर संविधान के उल्लंघन के आरोप पर, यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन के आरोप पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। एक बातें हैं पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। देखो, भारत में राष्ट्रपति कितने बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? बड़ी आपकी क्लासेज को डाइवर्सिटी के साथ मैं पढ़ा रहा हूं इस चैनल पर। एक भी क्वेश्चन आपके इस सेशन से बाहर नहीं जाएंगे। आज तक के प्रश्नों को आप बना लेना कि राष्ट्रपति का कोई प्रश्न अगर बाहर हो तो फिर कमेंट करना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, भले ही आज और कल 2 दिन में पढ़ाएंगे, लेकिन इतना बेहतर जो है जरूर पढ़ा देंगे कि आपके क्वेश्चन इससे कवर हो जाए। ठीक है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। देखो, भारत के राष्ट्रपति कितने बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? क्या कहिएगा कि सर इसका संविधान में उल्लेख नहीं है।
संविधान में उल्लेख नहीं है। जितना बार राष्ट्रपति बनना चाहे बन सकता है, पुनर्निर्वाचित बार जितना बार हो सके, जितना बार हो सके। कोई इस पर बैन नहीं लगाया गया है कि कितना बार होगा। आज तक 2 बार राष्ट्रपति सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। 2 बार राष्ट्रपति सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं। कब? एक 1952 से 1957 और दूसरे बार राष्ट्रपति बने थे 1957 से 1962। पुनर्निर्वाचन एक बार हुआ है इनका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुनर्निर्वाचन कितने बार हुआ है? तो सिर्फ एक बार हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुनर्निर्वाचन सिर्फ एक बार हुआ है। सबसे ज्यादा वोट से जीते थे। इसमें तुलना किया जाता है अमेरिका में कि सर अमेरिका का राष्ट्रपति कितने बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो एक बार। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है। एक बार तो निर्वाचित होगा, दूसरा बार पुनर्निर्वाचित होगा। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति हो सकता है, एक बार निर्वाचित होता है, दूसरा बार पुनर्निर्वाचित होता है। भारत में पुनर्निर्वाचन जितना हो सके उतना बार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 4 के विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है कि मिशन आईएएस अपने स्थापना दिवस पर 11 से 15 अप्रैल तक अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 50% छूट के साथ नामांकन कर रहा है। आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल रहा है। भारत के सबसे बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। मौका न चूके, इसलिए तुरंत अपना एडमिशन करा ले, अपने को इनरोल कराएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। देखो पूरे आर्टिकल वाइज हमने इस चीजों को बांध दिया है। महाभियोग में राष्ट्रपति पर महाभियोग। सर महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? अनुच्छेद 61 में। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? 61 में किया गया है। महाभियोग शुरू कैसे होगा? तो संसद का कोई भी सदन, ऐसे डायग्राम बना के लिख लेना। शुरू कहां से होगा? तो कोई भी सदन शुरू कर सकता है, कोई सदन शुरू कर सकता है, यानी लोकसभा से भी या राज्यसभा से भी, दोनों में हो सकता है। किस आधार पर होगा? आधार होगा इसका कि संविधान का उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन पर, संविधान के उल्लंघन पर महाभियोग लग सकता है। तीसरा कि किस रूप में होगा? तो संकल्प प्रस्ताव के रूप में होगा, संकल्प प्रस्ताव के रूप में होगा। किसी भी सदन में इसे लाया जाएगा तो संकल्प प्रस्ताव के रूप में लाया जाएगा, जिससे आरोप को वापस नहीं लिया जा सके। इसके लिए 2 शर्त होगा। एक तो जिस सदन में लाया जा रहा हो उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए मेरे दोस्त। जिस भी सदन में इसे लाया जाए उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। दूसरा प्रोविजन से, दूसरा प्रावधान है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि जिस सदन में लाया गया है वो सदन अपना 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से
इसे पारित कर दे तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर यहां से लिख लेना कि ये दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन भी इसे विशेष बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति स्वतः पद मुक्त हो जाता है, स्वतः पद मुक्त हो जाते हैं, हो जाता है। ठीक है, एक लाइन नोट लगा लेना कि आज तक किसी भी भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है मेरे भाई। एक शब्द आएगा कि राष्ट्रपति की रिक्तियां अनुच्छेद 62 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में 62 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में 62 में कि जो राष्ट्रपति का पद था, सर इस रिक्तियों की समयावधि क्या होगी? कहिएगा कि सर नए राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचन है वो पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले करा लिया जाएगा, और यदि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होती है, यदि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पद में आकस्मिक रिक्ति होती है, ये आकस्मिक रिक्ति होती है, आकस्मिक रिक्ति होती है, तो 6 माह, अधिकतम 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए अधिकतम 6 माह के अंदर। और ये जो शर्त है ये आदेशात्मक प्रवृत्ति का है, प्रकृति का है, आदेशात्मक प्रकृति का है। शब्द याद रखिएगा कि सर यह आदेशात्मक प्रकृति का है। आदेशात्मक प्रकृति मीन्स क्या? कि जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता है। 6 माह के अंदर में हर हाल में नए राष्ट्रपति इलेक्ट हो जाएंगे, निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन तत्काल प्रभाव से इस रिक्तियों की पूर्ति कैसे करनी है, ये रिक्तियों की पूर्ति कैसे करना है, कौन राष्ट्रपति रहेंगे तत्काल प्रभाव से? सुनो, ये अनुच्छेद 65 में है। सबका मैं आर्टिकल पढ़ाते चल रहा हूं कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65, आर्टिकल 65 में है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे। अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे। वहीं यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो अनुच्छेद 70 में प्रावधान किया गया है कि संसद विधि बना करके उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रावधान करेगा, और इसी आर्टिकल के तहत एकदम VVI लाइन, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, 1969 पारित किया है। बोर्ड पर बने रहना है कि सर अनुच्छेद 70 के तहत ही संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, 1969 पारित किया, जिसमें कहा गया कि यदि राष्ट्रपति होगा तो राष्ट्रपति रहेंगे, नहीं होंगे
तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेंगे। ये भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, यदि नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इतनी चीजों को अगर पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। और इसमें से कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसके टोटल वेतन और भत्ता राष्ट्रपति वाला प्राप्त होगा। वेतन और भत्ता राष्ट्रपति वाला प्राप्त होगा। वो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का हकदार होगा, चाहे उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो। अगर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उपराष्ट्रपति के रूप में उसे वेतन और भत्ते प्राप्त होते रहेंगे। मेरे साथियों, बात करेंगे राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों पर। जो अनुच्छेद 361 का हिस्सा है, या राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर बात कर लेते हैं, फिर शक्तियों पर आते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद की क्या प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद किस अनुच्छेद में है? तो सर राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद अनुच्छेद 71 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 में प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। इस विवाद का समाधान कहां होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। और यदि राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रपति के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाए, तो भी राष्ट्रपति के रूप में किया गया कार्य संवैधानिक बना रहेगा। क्वेश्चन बार बार पूछा है यहां से कि यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति इलेक्शन को शून्य घोषित कर दे तो राष्ट्रपति के ऊपर किए गए कार्यों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? समाप्त हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा, या बना रहेगा? क्या कहिएगा कि सर वो संवैधानिक बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट यदि राष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दे तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया कार्य संवैधानिक बना रहेगा, संवैधानिक बना रहेगा, संवैधानिक बना रहेगा, संवैधानिक बना रहेगा। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बना सकती है यदि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई स्थान रिक्त है तो राष्ट्रपति चुनाव को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, तो सर यदि चुनाव के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग हो गई हो तो क्या राष्ट्रपति चुनाव रोक दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। क्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव को चैलेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट को जरूर नोट करके रखना कि यदि किसी राज्य के विधानसभा या निर्वाचक मंडल का कोई स्थान रिक्त हो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियां हैं।
किन शक्तियों के साथ राष्ट्रपति का पद बनाया गया है? राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप फिर पूछ सकते हो निश्चित रूप से। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति पढ़ना है, कार्यपालिका शक्ति को पढ़ना है। सर इसी राष्ट्रपति के शक्तियों में विधायी शक्ति पढ़ना है कि राष्ट्रपति में क्या विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है। ये सब बस मैं एक टॉपिक लगा रहा हूं, आगे सारी चीजों को डिटेल्स पढ़ना है। राष्ट्रपति में वित्तीय शक्ति को पढ़ना है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां किसमें किसमें निहित होती है। राष्ट्रपति पर सैन्य शक्ति को पढ़ना है, न्यायिक शक्ति को पढ़ना है, न्यायिक शक्ति को पढ़ना है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहां कहां लिमिट है। राष्ट्रपति के न्यायिक शक्तियों के साथ साथ इसमें आपातकाल की शक्तियों पर आपसे बात करेंगे कि सर आपातकाल की शक्ति क्या है, आपातकाल की शक्ति क्या है, या राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियां क्या है, विवेकी शक्तियां क्या है। इस राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों पर एक एक करके बात करेंगे। बस इसको अपने नोट्स में एक जगह दे दो कि कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकाल की शक्ति और विवेकी शक्तियां है। ये विवेकी शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में, विवेकी शक्तियां निहित है राष्ट्रपति में मेरे दोस्त। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या है और कार्यपालिका शक्ति क्या है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति क्या है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के लिए बूस्टर बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, मॉड्यूल किया है। 15 अप्रैल 3 बजे से शुरू होगा। केवल फेज 3 के विद्यार्थियों के लिए यह क्लास है, जिसका ऑफलाइन फी 2999 जबकि ऑनलाइन फी 999 रुपया है। इसमें एनसीईआरटी के माध्यम से पूरे सिलेबस को बूस्ट किया जाना है, जो आपके सफलता को सुनिश्चित करेगा मेरे भाई, सुनिश्चित करेगा। और राष्ट्रपति के वीटो शक्तियों पर भी बात करेंगे। सबको बहुत डिटेल्स तक पढ़ाना है ना, केवल ये डायग्राम पढ़ा करके नहीं छोड़ना है आप लोगों को। आप परेशान नहीं हो, केवल डायग्राम पढ़ा करके नहीं छोड़ना है। देखो वीटो शक्ति वगैरह सब पर आपसे बात करेंगे, हर एक चीजों पर आपसे बातें होगी। पहले तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी नहीं कार्यपालिका शक्ति, यहीं से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) में, अनुच्छेद 53 के क्लॉज 1 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की चर्चा की गई है कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका शक्ति में चर्चा की गई है सर कि जो संघ की कार्यपालिका है, यह संघ की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राष्ट्रपति के सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होता है। राष्ट्रपति के सहायता और सलाह के लिए, सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा, जिस मंत्री परिषद का प्रधान प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। वही अनुच्छेद 73 की संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
उन सभी विषयों तक होगा जिस पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। उन सभी विषयों पर इसका प्रोविजन किया गया है। भारत की समस्त कार्यवाही किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। भारत की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का यह हिस्सा है। कार्यपालिका शक्ति में इसे हिस्सा बनाया गया है। राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रियों के बीच काम करता है, मंत्रियों के साथ काम करता है। कल से यहां के बाद कंटिन्यू करते हैं मेरे भाई। आज बिना शेड्यूल का आप लोगों के साथ हम सोचे कि शुरुआत तो कम से कम करें ना। कल से पॉलिटी 11 बजे से पढ़ाएंगे, एकदम ससमय आपके साथ रहेंगे, 11 बजे से पढ़ाएंगे।